हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने आईटीआर के बारे में कुछ डिटेल सीखी थी। रजिस्ट्रेशन करना सीखा था, कुछ डॉक्यूमेंट देखे थे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आईटीआर 1 फाइल करना सीखेंगे। तो पहले उसके लिए हमें कुछ डिटेल चाहिए फॉर्म 16 से और फॉर्म 26 एएस और एआईएस टीआईएस। ये फॉर्म हम एक बार चेक करेंगे और कुछ डिटेल हम एक्सेल फाइल में कलेक्ट करेंगे ताकि हमें आईटीआर फाइल करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें कि बेसिक डिटेल है। फॉर्म 16 से सैलरी की डिटेल है, रेंट की डिटेल है। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किए हैं। ये फॉर्म 16 है जो कि एम्प्लॉयर से मिलता है। ये 26 एएस है जो हमने डाउनलोड करना सीखा था, और एआईएस और टीआईएस भी हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। तो पहले हम फॉर्म 16 में देख लेते हैं हमें क्या क्या डिटेल मिलती है। फॉर्म 16 को ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करके हमें पार्ट बी में चले जाना है। पार्ट बी में ही हमें सैलरी वगैरह की डिटेल होती है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का एड्रेस, आपके पैन कार्ड में जो एड्रेस होगा वो मिल जाएगा। एम्प्लॉयर का पैन, आपका पैन, वो डिटेल मिल जाएंगी। असेसमेंट ईयर की डिटेल, डेट मिल जाएगी, कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए इस फॉर्म 16 है, और उसका फाइनेंशियल ईयर क्या था। 21 से 22 तक की हमारी ये इनकम डिटेल है। तो यहाँ पे जो आपके टोटल सैलरी आपको मिली है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको यहाँ पे मिलेगी ग्रॉस सैलरी के अंदर में। सैलरी एज पर प्रोविज़न, ये 17(1) वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको टोटल सैलरी मिल जाएगी। ये आपको नोट कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे नोट किया है। हमने डिटेल डुप्लीकेट ली है। तो ये हमारी टोटल सैलरी है जो कि एम्प्लॉयर से मिली है। नीचे जाएंगे तो हमको एचआरए देखना है। अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो आप कितना रेंट पे करते हैं, तो उसको हमने एम्प्लॉयर को डिटेल शेयर की थी, रेंट एग्रीमेंट शेयर किया था। तो कितना हमारा डिडक्शन हमें मिल रहा है, तो वो डिटेल हमें यहाँ से मिलेगी। 10(13)A वाले सेक्शन पे जो भी डिटेल आएगी वो हमें ले लेना है। तो हमने ये नोट कर लिया है। एचआरए 10(13)A वाला हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये गवर्नमेंट देती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसमें हमें ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब हम आईटीआर फाइल करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। फॉर्म 16 में अगर आपने कुछ और एम्प्लॉयर को डिटेल दी है तो वो डिटेल आपको मिल जाएंगे। जैसे 80C की अगर डिटेल आपने अपने एम्प्लॉयर को दी है तो डिटेल मिल जाएगा, कितना डिडक्शन आपको 80C के अकॉर्डिंग मिल रहा है। लेकिन आपको वही डालना है आईटीआर में जो भी आपका एक्चुअल है, जिसके डॉक्यूमेंट आपके पास में है। जैसे कि ये 80D का डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस, जो मैंने प्राइवेट से लिया हुआ था, तो वो भी हमने एम्प्लॉयर को डिटेल दी थी उसकी, तो इसलिए मेरे फॉर्म 16 में आ गया है। जो डिटेल हम एम्प्लॉयर को देंगे वो डिटेल हमारे फॉर्म 16 में आ जाएंगे। तो फॉर्म 16 में यही डिटेल होती है। नेक्स्ट अब देखो, ये एचआरए हमारा हो गया। 10(13)A के अंदर आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। एलआईसी, अगर एलआईसी की कोई पॉलिसी है अपनी या फैमिली मेम्बर में, तो वो डिटेल आपको, उसका अमाउंट आपको नोट कर लेना है, जितना भी आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया है उसका प्रीमियम। ये जो आपका पीएफ कटता है आपकी सैलरी से, उसकी डिटेल ले लेनी है। एम्प्लॉयर का जो कटता है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है, तो जो आपकी सैलरी से कटता है, आपका पार्ट कटता है, वही डिटेल आपको नोट करनी है। ये आपको सैलरी स्लिप से मिल जाएगा 1 मंथ का। आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, आपका एम्प्लॉयर अलग से प्रोवाइड कराता होगा। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया हुआ है और उसमें कुछ सेविंग की है तो डिटेल आपको ऐड कर लेनी है। ये सारी चीज़ें 80C के अंदर आती है। सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाया है या 5 ईयर का एफडी प्लान लिया हुआ है तो कितना है, वो भी आपका 80C के अंदर आता है। या और भी होते हैं कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो 80C के अंदर आते हैं, या बच्चों की ट्यूशन फीस होती है वो भी आती है 80C के अंदर। काफ़ी चीज़ आती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट हम 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं। जैसे अब ये 55,000 हो रहा है, तो 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं। ये हमने टोटल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। 80D, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डाल लेनी है, कितना प्रीमियम आपका बनता है, ये हमने नोट कर लिया। तो ये हमारी सैलरी से रिलेटेड डिटेल हो गई, और जितना हमने सेविंग की है, इन्वेस्ट किया हुआ है।
नेक्स्ट है, आपका पैसा कुछ अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बैंक में पड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने कुछ एफडी की हुई है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वो डिटेल ले सकते हो पूरे साल का। कितना सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिला वो अलग नोट करना है। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो सबका अलग अलग नोट करना है, उसको टोटल कर लेना है। अगर आपने अलग अलग एफडी की हुई है तो सारी एफडी का, अलग अलग बैंक अकाउंट की सारी एफडी का जितना भी इंटरेस्ट मिला है पूरे साल में वो सारा नोट करके वो टोटल कर लेना है। ये हमारा अदर इनकम में आता है। नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई घर परचेज किया है या लोन पे लिया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है पूरे इंटरेस्ट का वो नोट कर लेना है। इसकी डिटेल आप जिस बैंक से आपने लोन लिया था उस बैंक से आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लोगे तो उसमें डिटेल मिल जाएगी। तो कितना लिया है वो हमारा 24B सेक्शन में जाता है, और उसका प्रिंसिपल कितना कटा है, आपका लोन अमाउंट में से कितना कटा है वो डिटेल अलग होगी। ये हमारा 80C में जाएगा, तो 80C में ये भी 80C में और ये भी 80C में, ये दोनों टोटल करके हमारा हो जाता है 1,05,000। ये टोटल 80C बन जाएगा, ये हम 80C के अंदर ही डालेंगे। तो ये बेसिक डिटेल होगी। कुछ और डॉक्यूमेंट थे वो हमें देख लेना है। तो ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट हो गया जो एम्प्लॉयर से मिला है फॉर्म 16। ये हो गया जो गवर्नमेंट के पास अभी तक डिटेल रिकॉर्ड हुई हैं, और ये भी वही है जो गवर्नमेंट के पास अभी तक डिटेल रिकॉर्ड हुई है। तो 26 CS में मैंने बताया था कैसे डाउनलोड होता है, इसमें वो डिटेल आपको मिल जाएंगी, तो डिटेल वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें एक्चुअल में मैच नहीं कर रही है फिर भी आपको जो भी एक्चुअल सेविंग आपकी हुई है या एक्चुअल इनकम हुई है वही आपको डालना है, क्योंकि कभी कभी होता है पूरी डिटेल अपलोड नहीं हो पाती है गवर्नमेंट के पास में। सेम कंडीशन AIS और TIS में है, इनमें भी कभी कभी डिटेल अपलोड नहीं हो पाती। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, इसमें आपका पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ स्मॉल में होती है। तो ये AIS फॉर्म है, इसमें आपके डेट वाइज जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको डेट वाइज इसमें मिल जाएगा। जहाँ जहाँ से भी हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं EIS। इसमें बेसिक समरी मिलती है, टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसमें भी सेम पासवर्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे देखो बेसिक हो जाएगा, सैलरी है, जो भी है, सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड से कुछ हुआ है या स्टॉक से कुछ हुआ है वो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट हमने देख लिए हैं और डिटेल हमने कलेक्ट कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। तो लिंक हमारा यही रहेगा जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं पे हम लॉगिन करते हैं और ITR 1 फाइल करते हैं। लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी में पैन कार्ड डालेंगे, कंटिन्यू, जो भी आपका सिक्योर मैसेज है उसको कंफर्म करेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कंटिन्यू करेंगे और ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो जाएगा। मैंने ITR फाइल कर दिया है तो मेरा प्रोसेसिंग में भी चल रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर हमारा ये होगा 22-23। ऑनलाइन मोड में हम फाइल करेंगे, ऑफलाइन मोड में भी फाइल करते हैं, यूटिलिटी मिलती है। लॉगिन से पहले डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम ऑफलाइन मोड में यूटिलिटी में फाइल करके बाद में उसमें लॉगिन करने के बाद वो फाइल होता है। लेकिन कभी कभी उसमें एरर आ जाता है, तो बेस्ट है कि ऑनलाइन में ही हम फाइल करें। यहाँ पे रिकमेंडेड भी ऑनलाइन ही दिया हुआ है। कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा एक ITR ड्राफ्ट मोड में पड़ा हुआ है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम फ्रेश फाइल करते हैं, तो फाइल है फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे,
आईटीआर का फॉर्म, कौन सा आईटीआर हमको फाइल करना है, तो हमें आईटीआर 1 फाइल करना है जिसमें कि हमारी सैलरी से रिलेटेड डिटेल, 1 हाउस प्रॉपर्टीज़ की डिटेल और कुछ अदर इनकम है बैंक से या फिक्स डिपॉजिट से, तो वो डिटेल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। आईटीआर 2 में जो आईटीआर 1 में डिटेल है उनके अलावा स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल भी ऐड हो जाती है। और आईटीआर 3 में 1 और 2 की डिटेल के अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशन है या स्टॉक में इंट्राडे करते हैं या एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो डिटेल हमारी आईटीआर 3 में आ जाती है। आईटीआर 4 उससे आगे कंपनियों की तरफ चली जाती है या बिजनेस प्रोफेशन में चली जाती है, आईटीआर 4, 5, 6। तो अभी हम आईटीआर 1 फाइल करते हैं, तो आईटीआर 1 सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। 50 लाख तक जिनकी इनकम है वो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, जिनको सैलरी से या 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। प्रोसीड विद आईटीआर 1। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे। आईटीआर 1 हम क्यों फाइल कर रहे हैं? आईटीआर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो इसलिए हम फाइल कर रहे हैं। ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ डिटेल आपकी फैच कर लेता है जो ये आपके पैन कार्ड के डाटाबेस में होती है। आपको वो डिटेल वेरीफाई करनी है और कहीं पे लग रहा है आपको चेंजेस करना है, एक्यूरेट डिटेल डालनी है तो एडिट करके आप एक्यूरेट डिटेल डाल सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल वेरीफाई कर लेनी है, नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आती हैं। यहाँ पे एड्रेस डिटेल है, आप एड्रेस में चेंजेस कर सकते हो एडिट करके अगर कुछ चेंज करना है तो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको किस टाइप की आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर प्राइवेट है तो अदर्स में सिलेक्ट करेंगे। आईटीआर हम कब फाइल कर रहे हैं? ड्यू डेट जैसे कि 31 जुलाई है उससे पहले फाइल कर रहे हैं तो हम 139(1) में सिलेक्ट करेंगे। अगर हम ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो हम यहाँ पे फाइल करेंगे 139(4) में, और अगर हमने पहले फाइल कर दिया तो हमें लग रहा है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम 139(5) में फाइल करेंगे। ये डिटेल हम छोड़ देंगे, इनमें हमें कुछ नहीं करना है। 2 टैक्स रेजिम चल रहा है, एक में हम कुछ सेविंग दिखा सकते हैं, जो ओल्ड वाला रेजिम है उसमें हम कुछ सेविंग दिखा सकते हैं जैसे कि 80 से वगैरह, और न्यू वाले में हम नहीं दिखा सकते, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डिडक्शन मिलता है। तो हम न्यू वाले में नहीं जा रहे हैं, हम ओल्ड वाले में जा रहे हैं तो इसलिए हमने न्यू वाले को नो कर दिया है। तो हम उसमें कुछ सेविंग दिखा देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट ऐड करने के, मेरा अकाउंट ऐड है, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड अकाउंट में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मिनिमम 1 अकाउंट आपको ऐड करना होता है तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे सेम वही नंबर डाल के कन्फर्म करना है। अकाउंट टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है, करंट है, सेविंग अकाउंट है, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट होल्डर प्राइमरी होल्डर है या जॉइंट में किसी के साथ खुला हुआ है। अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का बैंक नेम और ब्रांच नेम डालेंगे, उसके बाद उसको वैलिडेट कर देंगे तो ये अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए सिलेक्ट करना होता है कि अगर आपने कुछ टैक्स पे किया था और आपका टैक्स कुछ ज़्यादा कट गया तो आपको उसका रिफंड आ जाएगा उसी अकाउंट में, तो ये हमको सिलेक्ट करना होता है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे कुछ डिडक्शन पूछता है, एग्जाम्पशन पूछा है, सैलरी एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन में हमारे पास क्या है, सिर्फ HRA है, हाउस रेंट जो हम पे करते हैं, तो वो हम 1013A में डालते हैं। यहाँ पे हम इसको नो करेंगे और जो भी हमारी एक्चुअल डिटेल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हमारा HRA 1013A कितना है, ये हम यहाँ पे 70,000 डाल देंगे। बाकी और किसी में हमें कुछ नहीं डालना है और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें इनकम फ्रॉम सैलरी से डिटेल देनी है। जो भी आपके फॉर्म 16 की डिटेल होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए और जितनी भी आपकी टोटल इनकम है
17 सेक्शन जो मैंने बताया था उसमें कितनी टोटल इनकम है, जो कि हमने यहाँ पे लिया था 7 लाख डुप्लीकेट। ये सारे डिटेल डुप्लीकेट है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो 7 लाख हम वहाँ पे डाल देंगे। कोई एरर आता है तो उसको इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में एक्चुअल डिटेल होनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। कोई वार्निंग आती है तो उसको इग्नोर कर सकते हो जब तक आपके पास में वैलिड प्रूफ है। तो बाकी हमारे पास कोई और डिटेल नहीं है, 72 नहीं है, 73 नहीं है। कंट्री वाली डिटेल को हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है एग्जम्प्ट अलाउंस। सेक्शन 10(5) में हमारे पास कुछ नहीं है, डिलीट कर देंगे। 10(10) में भी हमारे पास कुछ नहीं है, डिलीट कर देंगे। 10(a) में भी हमारे पास कुछ नहीं है, डिलीट कर देंगे। 13(a) ये हमारा वही है जो हमने लास्ट पेज पे डाला था HRA वाला। तो ये हमारा 70,000 का ये हम रहने देंगे। और कोई डिटेल हमारी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बताया था वो ऑलरेडी इसने कैलकुलेट कर लिया, 50,000 का यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। तो हमारा जो टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आया है वो 5,80,000 आया है। तो इसको हम सेव कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिट करेंगे क्योंकि हमें लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपने रेंट पे दिया हुआ है तो आप इनकम दिखाओगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप लोन का इंटरेस्ट दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपका कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है, जो लोन लिया हुआ है वो डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, 50,000 का हमारा इंटरेस्ट है। ये डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि ये डिडक्शन में जाएगा, ये डिटेल हमारी माइनस में जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम HRA 1013A और होम लोन का इंटरेस्ट एक साथ तभी क्लेम कर सकते हैं जब हमारी कंपनी और रेंट एकोमोडेशन जो हमने लिया हुआ है वो एक सिटी में हो और हमारी प्रॉपर्टी दूसरी सिटी में हो जिस पे हमने लोन लिया हुआ है, तभी हम ये दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं। ये ध्यान देना है। इसको हम ऐड कर देंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी हमारा माइनस में आ गया है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे किया है इसलिए हमारा इनकम नहीं है, लॉस है, तो ये हमारा माइनस में आया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें बैंक से रिलेटेड इनकम दिखानी है, जो भी हमने सीट में ली हुई है। तो हमें क्या क्या दिखाना है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक, ये हमें दिखाना है। यस करेंगे। कितनी इनकम है हमें, सेविंग से 6,000 हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो ये डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे 6,000। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक पोस्ट ऑफिस, जो भी हमारा FD से रिलेटेड इनकम है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। वो कितना है हमारा 25,000, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारी कोई ऐसी डिटेल नहीं है और कोई नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ये सैलरी से रिलेटेड हो गई हमारी, जो भी हमारा HRA है वो डिडक्शन हो गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट डिडक्ट हो गया हमारे लोन का, और ये हमारी बैंक से इनकम ऐड हो गई। तो जो फाइनल टोटल इनकम बना वो हमारा ये बना। बाकी और कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें डिडक्शन दिखाने हैं 80C 80D जो भी है। तो हम यहाँ पे टोटल डिडक्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या डिडक्शन दिखाना है। डोनेशन में कुछ नहीं है, रिसर्च रूरल डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, 80GG नहीं है। 80C में हमको फिल करना है
तो अगर यहाँ पे कुछ डिटेल आ रही है तो आप इसको नो पे सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हो। जो भी आपके एक्चुअल है 80C के अंदर वो हम डालेंगे। हमारा कितना हुआ, हमारा 80C के अंदर एक ये अमाउंट है और दूसरा हमारा लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है और ये टोटल हमारा 1,05,000 बना। यही हमें 80C में डालना है। यहाँ पे मैक्सिमम हम 1,50,000 तक डाल सकते हैं। जो भी लिमिट है 1,50,000 तक की लिमिट है टोटल 80C का। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमारे पास और क्या है, 80D, ये हमको फिल करना है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, जिसमें कि हमको मेडिकल इंश्योरेंस दिखाना है। और 80TTA हमको दिखाना है। यहाँ पे डिडक्शन लेना है हमारे सेविंग बैंक में, जो भी इंटरेस्ट है उस पर डिडक्शन लेना है। 10,000 तक का डिडक्शन हम ले सकते हैं। तो हम इसको यस कर देंगे। 80TTA भी हमको फिल करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमको मिलेंगे 80D और 80TTA। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे देखो 80D वाला ऑप्शन आ गया, इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पेरेंट के अलावा फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। तो अगर है तो यस कर दूं, अगर नहीं है तो नो कर दो। पेरेंट्स के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया हुआ है 15,000, जो 80D है हमारा, यही डिटेल हम वहाँ पे डालेंगे। बाकी हमको यहाँ पे और कुछ नहीं देना है। अगर पेरेंट्स का भी लिया हुआ है तो आप फिर यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अगर पेरेंट्स के लिए क्लेम करना है, अपने पेरेंट्स के लिए अलग से कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, ये क्लेम प्राइवेट होगा। जो कंपनी करती है एम्प्लॉय का, वो बाय डिफॉल्ट डिडक्टेड होता है, तो उसको दोबारा से नहीं डालना है। अगर आपने प्राइवेट लिया हुआ है तो भी यहाँ पे डालना है। इसको सेव कर दिया हमने। 80D हमारा फिल हो गया। अब हमारा भरना है 80TTA। 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे वही डालना है जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है, ये वाला। तो ये 10,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा कितना है 6,000, तो हम यहाँ पे 6,000 ही क्लेम कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, कोई वार्निंग आती है तो इग्नोर कर देना अगर आपके पास डिटेल एक्चुअल है, क्योंकि हम डुप्लीकेट डिटेल डाल रहे हैं तो इसलिए ये वार्निंग आ रही है। क्योंकि ये जो भी पेन डाटाबेस में गई है रिकॉर्ड, उससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐड करना है तो हमने सारे डिडक्शन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 80C भी ऐड कर दिया है, 80D भी हमने ऐड कर दिया है मेडिकल इंश्योरेंस का, और 80TTA जो भी सेविंग अकाउंट का है वो भी हमने ऐड कर दिया है। बाकी और कुछ नहीं करना है। और टोटल डिडक्शन जो भी हमारा ये आ जाता है। और जैसा मैंने बताया, अगर डिटेल्स आपकी एक्यूरेट हैं, डॉक्यूमेंटेड वाली डिटेल है, तो वार्निंग को इग्नोर कर सकते हो। एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। एक बार डिटेल आप अपनी सारी वेरीफाई कर लेना कि सारे डिडक्शन आपके सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। अगर कुछ बचता है तो फिर से ऐड कर लो। तो हमारी सारी डिडक्शन ऐड है, तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। एक बार सीट में देख लेते हैं हमने क्या क्या फिल कर दिया। ये सारी डिटेल हम फिल कर चुके हैं, ये डिटेल हम फिल कर चुके हैं, ये डिटेल फिल कर चुके हैं, ये भी हो चुकी है, ये भी हो गई है, और ये सारी डिटेल हमारी फिल हो गई हैं। तो हम फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉयर ने किया है या अपने बैंक ने FD अकाउंट पे किया है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं। या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स पे किया है, आपको लग रहा था कि कोई टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और आपने पे किया है, तो वो सारी डिटेल हम टैक्स की जितना भी हमने पे किया है गवर्नमेंट को, वो इस पेज पे डालते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है सैलरी इनकम पे, वो डिटेल यहाँ पे आती है। अगर आपका डिडक्ट हुआ है फॉर्म 16 में और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐड अनदर करके ऐड कर सकते हो। वहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम देना है, कितना डिडक्ट हुआ है और कितनी सैलरी पे डिडक्ट हुआ है, वो अमाउंट इसमें देना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आ जाता है अगर एम्प्लॉयर से कटा है तो। बैंक से भी अगर कटता है तो डिटेल भी आ जाती है। बाई चांस नहीं आ रहा है तो डिटेल आपको यहाँ पे डालना है अदर इनकम अदर देन सैलरी में। और अगर आपने कुछ
एडवांस टैक्स पे किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको चालान नंबर वगैरह देना होता है, जैसे ऐड करके हम देखते हैं। यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे तो उस पर BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट, वो चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कैसे टैक्स पे करते हैं और कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसको कंफर्म कर देते हैं, कोई टैक्स हमारा नहीं है, हमने कोई पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पे हमें डिटेल मिलेगी कितना इनकम है और कितना टैक्स हमें पे करना है, हमारा कितना रिफंड आता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में हमारा ये आता है, टोटल इनकम जो हमारी आती है डिडक्शन होके 561,000 आती है। टोटल डिडक्शन जो हमने डाला है 1,26,000 का डिडक्शन हमने किया है 80C 80D और TTA में। तो टोटल इनकम बनी हमारी डिडक्शन होने के बाद में 4,35,000। ये सब डुप्लीकेट डिटेल है। तो जिस इनकम पे जो हमारा टैक्स बनता है वो बनता है 9,250 रुपये। डिटेल आपको देखनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि 5 लाख तक जो लगता है 5% लगता है। अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये टैक्स बनता है। लेकिन एक दूसरा रूल है गवर्नमेंट का कि अगर 5 लाख के अंदर ये इनकम आती है आपकी डिडक्शन करने के बाद में, तो उतने ही टैक्स का रिबेट आपको गवर्नमेंट दे देती है, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। तो टोटल टैक्स हमारा ये बना और यहाँ पे देखो उतना ही रिबेट हमको मिल गया क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख से कम रही है। तो ये रिबेट मिल गया है, तो हमारा टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट 0 हो गया है। हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है और हमने पहले भी कोई टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो हमें ना रिफंड मिलेगा और ना ही हमें कोई पेमेंट करना है। तो हमारा सब 0 रहेगा। इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो हमारे सारे पार्ट कंफर्म हो गए हैं। एक बार डिटेल फिर से देख लो कि आपकी पर्सनल डिटेल में सब कंफर्म हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम आपका यही है, डिडक्शन आपका ये है, कोई टैक्स पे किया है तो 0 है, टोटल लायबिलिटी 0 है। तो इसको हम अब प्रोसीड करेंगे सबमिट करने के लिए। यहाँ पे भी एक बार डिटेल दिखाता है। प्रीव्यू करेंगे रिटर्न को, एक बार ये प्रीव्यू में दिखाएगा। यहाँ पे आपके सिस्टम का IP ले लेगा, इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका नेम और फादर नेम और यहाँ पे आप सेल्फ लेंगे कि आप खुद से फिल कर रहे हैं। अगर किसी और से फिल कराया तो यहाँ पे उसकी डिटेल आती है। तो हम इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेड दिखा देगा एक फॉर्म के तरीके में किस तरह से आपका ITR फिल हुआ है। तो इसको आप वेरीफाई कर लो डिटेल देखने के बाद में और इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। अगर आपने ITR सब कुछ सही फिल किया है डिटेल, तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप ITR को सबमिट नहीं कर सकते। तो हमारा सक्सेसफुल हुआ है। इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन मीन्स कि आपका ITR सबमिट होगा और आपको वेरीफाई करना है अपने आधार के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। मैं अभी वेरीफाई करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ITR ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। योर रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, यू कैन नॉट रीसबमिट इट। मैं इसे सबमिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। इसको जब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन आधार कार्ड वाला और आपके मोबाइल पे फिर एक OTP आएगा। वो OTP आप नेक्स्ट स्क्रीन पे डाल दोगे तो वो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा और E-वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट खत्म हो जाता है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को वेरीफाई करेगा और उसको प्रोसेस करेगा और जब कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ सक्सेसफुल रहेगा, तो आपको एक ईमेल आएगा 143(1) सेक्शन में। डेट मीन्स की सब कुछ सही है। तो ठीक है दोस्तों, हमने ITR फाइल करना सीख लिया है। बहुत सिंपल है, आसानी से हम बेसिक डिटेल के साथ में फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।